नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथ आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग खास तरीके से फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान एवं सबसे विस्तृत संविधान है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। साथ ही में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी हैं, वो भी शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ पे हैं और उसके क्या प्रोविजंस हैं, उसके कुछ आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है उसका वर्णन जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में किया गया है। दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि अक्सर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे स्टडीज में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक नॉर्मली हम लोग पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग को आर्टिकल 12 और 13 को लगभग जल्दी नहीं पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग उस दो टॉपिक को विशेष तौर पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल जैसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स, तो मैथ्स में फंडामेंटल्स क्या है? मैथ्स में हमारा फंडामेंटल्स नंबर्स है, प्लस माइनस सब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे फंडामेंटल्स है। मतलब इसके बिना हमारा मैथ्स बन ही नहीं सकता। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारे राइट्स के लिए फंडामेंटल्स कौन कौन, हमारे अधिकार के लिए कौन कौन से अधिकार होने चाहिए जो आवश्यक रूप से होने ही चाहिए। तो उस तरह से देख सकते हैं समानता का अधिकार होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार होना आवश्यक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना आवश्यक है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स यानी कि लोगों को अपनी संस्कृति अपनी शिक्षा को बढ़ाने उसे बचाने का अधिकार है, एवं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी हमारे मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए काफ़ी आवश्यक है, जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 का उपयोग करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 का उपयोग करके हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपना केस दायर करवा सकते हैं। क्यों? ये बोलकर कि हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमारा राइट टू इक्वलिटी का प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25 से 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 29 से 31 में कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, एवं आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक मेनली जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 14 से 18 तक का वर्णन है, यानी बीच के दो आर्टिकल आर्टिकल 12 और 13 क्या कहते हैं, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग समझे तो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 जो है वो क्या करता है, वो राज्य को डिफाइन करता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से बोलते हैं कि राज्य के द्वारा किसी भी तरीके से हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा। तो ये राज्य कहने का क्या तात्पर्य है, इसको समझते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हमारे संविधान में राज्य का उपयोग किया गया है, तो राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब हमारे देश की जो लोकसभा राज्यसभा मतलब जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, साथ ही में राज्य के द्वारा उससे रिलेटेड जो सरकार है, मतलब जो हमारी कैबिनेट है, हमारे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो, साथ ही में राज्य का अर्थ हमारे राज्य सरकार से है, एवं राज्य के जो विधानमंडल है उससे है, एवं साथ ही में हमारे राज्य से तात्पर्य हमारे देश की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी गांवों में पंचायत, शहरों में नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारी चीज़ें। इस तरह से देख सकते हैं कि केंद्र सरकार, केंद्र की पार्लियामेंट, राज्य सरकार, राज्य की पार्लियामेंट, एवं स्थानीय स्वशासन के साथ साथ इसमें एक और चीज़ नहीं आती है, जो है अन्य सभी निकाय जो वैधानिक या गैर संवैधानिक तरीके से वो क्या करती है, देश के लिए काम करती है, जैसे LIC, ONGC, सेल कंपनी, मतलब जो एक राष्ट्रीय स्तर की कंपनी है जो देश की पब्लिक सेक्टर में सभी के लिए
काम करती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट includes the government and parliament of India and the government and legislature of each of the states, all local and other authorities within the territory of India और under the control of government, वो सारी कंपनियां जो राज्य सरकार के अंदर में काम करती है। तो ये आर्टिकल 12 में किया गया है। मतलब ये सारे लोग, ये सारी संस्थाएं कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकती है। इसके साथ ही में हम लोग आगे देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे संविधान के जो आर्टिकल 13 है उसमें क्या लिखा गया है। दोस्तों, आर्टिकल 13 जो है वो हमारे संविधान की जो विधि है, विधि मतलब जो नियम कानून, उसको डिफाइन करती है। नियम कानून मतलब वो सारे लॉज जो बनाए जाते हैं। तो लॉज बनाती कौन है? लॉज जो है वो हमारे देश की संसद बनाती है, हमारे देश की विधानमंडल बनाती है। अगर हम बोले कि अस्थायी लॉज मतलब जो टेम्पोररी बनाया जाता है, तो टेम्पोररी किसके द्वारा बनाया जाता है? वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित कर बनाया जाता है, जो लगभग 6 महीने तक लागू रहता है। और साथ ही में कई बार हम लोग देखते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हम लोग एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जैसे किसी जिला में डीसी के द्वारा कुछ समय के लिए कुछ कानून लागू किए जाते हैं, तो वो सारे जो हैं इस आर्टिकल 13 के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं ये क्या कहा गया है कि ये सारे चीज़ मतलब हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारे जो विधानमंडल है, हमारी अध्यादेश है, अगर ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट्स की हनन करती है तो हम खुले रूप से सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में याचिका दायर करवाकर अपने अधिकारों के लिए केस कर सकते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं। लेकिन इस साथ ही में इसमें यह भी कहा गया है कि संवैधानिक संशोधन, अगर हमारे संविधान में जो संवैधानिक संशोधन होता है, चूंकि संवैधानिक संशोधन कोई कानून नहीं है, तो संवैधानिक संशोधन के विरुद्ध में कोई केस नहीं किया जा सकता, चूंकि वो कोई लॉ नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में केशवानंद भारती में क्या कहा गया, जो 1973 में हुआ था, इसमें यह कहा गया कि अगर मूल अधिकार का हनन कोई संवैधानिक संशोधन करती है, मतलब सरकार अगर संविधान में कुछ परिवर्तन कर रही है और वो आपके अगर मूल अधिकार में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ रही है, तो उस संदर्भ में आप खुलकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में केस कर सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया। सबसे पहले आर्टिकल 12 में जो है वो हमारे राज्य को डिफाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत कौन आता है, जिसके अंतर्गत हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट, कैबिनेट, वो सारे हमारे राज्य में राज्य विधानमंडल, राज्य की सरकार, स्थानीय स्वशासन में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारी नगर पालिका, पंचायत, ये सारे, और साथ ही में हमारे देश की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जो सारी संस्थाएं काम करती है, जैसे LIC, ये सारी आती है। मतलब वो सारी आपकी फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करेगी। अगर करेगी तो आप खुलकर उनके विरुद्ध में केस कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके साथ ही में हम लोग आर्टिकल 13 में क्या समझे, हम लोग आर्टिकल में समझे कि लॉ क्या है। लॉ यानी कि जो एक परमानेंट है। परमानेंट किसके द्वारा पारित किया जाता है? जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, उसके द्वारा। और टेम्पोररी किसके द्वारा पारित किया जाता है? जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लागू किया जाता है। एवं साथ ही में कुछ जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाहों के द्वारा भी कुछ समय के लिए लागू किया जा सकता है। तो इस तरह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, तो आप खुलकर आर्टिकल 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के माध्यम से आप हाई कोर्ट का रुख अपना सकते हैं, ताकि आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और सारी बातें विस्तृत तौर से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, जो हमारे राइट टू इक्वलिटी से है, यानी कि समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति हो, वह कानून के नज़र में सारे लोग एक समान हैं। इसके साथ ही में आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है,
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आपको जाति, धर्म, रंग रूप, लिंग, भेष के आधार पे आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आर्टिकल 16 जो है वो क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको समानता का अधिकार, अवसरों की समानता का अधिकार मिलेगा। यानी कि सरकार के द्वारा कोई वैकेंसी आ रहा है, चाहे कुछ नियुक्ति हो रहा है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसमें देश की सभी लोगों का एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, उसमें सभी को एक समान अवसर दी जाएगी। लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, जैसा कि हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद हमारे 70 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे प्राचीन भारत के बाद जो मध्यकालीन था, उस समय हमारे देश में छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। मतलब देख सकते हैं कि हम लोग राजा राम मोहन राय के काल के आसपास भी बहुत ज़्यादा थी, और आज भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक ठीक हो गई है, लेकिन किसी किसी इलाका में आज भी मिलती है। छुआछूत कहने का मतलब क्या है, लोग जो जातिगत भेदभाव में एक दूसरे को अछूत मानते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि आज भी हमारे देश के जो निम्न तबके के लोग हैं, उनके लोग अछूत मानते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात करता है, अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है। अब आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत। इसका मतलब क्या है, हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए थे, उस समय वो केसर हिंद गांधी जी को उपाधि दिए थे, बापू महात्मा का उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो इस तरह से जो एक दूसरे को उपाधि टाइटल से सम्मानित करने की जो व्यवस्था थी वो अब समाप्त कर दी गई है, ताकि हमारे देश में सभी को एक समान माना जाए, सभी को इक्वलिटी के तौर पे देखा जाए। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि हमने अब आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक समझा। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे के आर्टिकल्स को समझेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।